स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दिस एक्सटर्नल रिव्यू प्रोग्राम। और जो सेकंड एजेंडा आइटम जो हमने आज डिस्कस करना है इज कॉल्ड आईएफआरएस 11 जॉइंट अरेंजमेंट। इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ उसमें हमने लिमिटेड टाइम में रहते हुए जितना पॉसिबल था उतना आईएफआरएस 16 लीजेस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। लीज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का तो डिटेल पोस्टमार्टम किया और लेसी के पर्सपेक्टिव से भी एक लीज कॉन्ट्रैक्ट की इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से बातें की। और जो अगला स्टैंडर्ड हमारे आज के एजेंडा में है जो कि हमने डिस्कस करना है इसका नाम है आईएफआरएस 11 जॉइंट अरेंजमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है, कितनी तरह के जॉइंट अरेंजमेंट होते हैं और कैसे इनको अकाउंट फॉर किया जाता है, कैसे इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। ये सारी बातें आईएफआरएस 11 के स्टैंडर्ड के अंदर कवर्ड है, तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने लीज के स्टैंडर्ड में कहा था कि जब आप किसी स्टैंडर्ड को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो पहले इसके नाम को समझना जरूरी है। जब आप किसी स्टैंडर्ड के नाम को समझ आओगे तो आपको उस स्टैंडर्ड का काम से समझ आ जाएगा। अगर आपको किसी स्टैंडर्ड का नाम ही सही से समझ नहीं आता तो फिर काम भी समझने में मुश्किल हो रही होगी। तो आईएफआरएस 11 का ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है, जिसका टाइटल है जॉइंट अरेंजमेंट। और आईएफआरएस 11 ही हमें जॉइंट अरेंजमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि व्हाट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट। Joint arrangement is an arrangement in which two or more parties have joint control. Joint arrangement is an arrangement in which two or more parties have joint control. कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी अंडरस्टैंडिंग दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान जो कि इन पार्टीज को जॉइंट कंट्रोल प्रोवाइड करे किसी चीज के ऊपर, यानी कि किसी बिजनेस के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर, किसी वेंचर के ऊपर, किसी बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर, तो इस अंडरस्टैंडिंग को, इस एग्रीमेंट को, इस अरेंजमेंट को हम जॉइंट अरेंजमेंट का नाम दे रहे होंगे। इस डेफिनेशन के अंदर एक टर्म इस्तेमाल हुई जॉइंट कंट्रोल। जॉइंट कंट्रोल की भी स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया। व्हाट इज मेंट बाय जॉइंट कंट्रोल? जॉइंट कंट्रोल is the contractually agreed sharing of control of an arrangement which exists only when decision about the relevant activities requires unanimous consent of the parties sharing the control. The contractually agreed sharing of control of an arrangement which exists only when decision about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing the control. सर क्या बात कर रहे हैं इतनी मुश्किल डेफिनेशन के अंदर? देखिए, हम जब अपने सी के करिकुलम में थे, हमने अपने रिपोर्टिंग के एग्जाम में, हमने और दूसरे एग्जाम्स में, और जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह की ऑडिट की अपने आर्टिकलशिप के दरमियान, उसके बाद हम किसी ना किसी फॉर्म में या किसी ना किसी इंडस्ट्री प्रोफेशन में एज ए एम्प्लॉय अपना जॉब रोल परफॉर्म कर रहे होंगे, या हो सकता है किसी बिजनेस को इन द कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर देख रहे हो। इन सारी जगहों पर हमें प्रैक्टिकली बहुत दफा इस तरह के जॉइंट अरेंजमेंट और जॉइंट कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस लेवल पे भी और लोकल दोस्तों यारों में, रिश्तेदारों में भी इस तरह के अरेंजमेंट्स हो रहे होते हैं। जॉइंट अरेंजमेंट या जॉइंट कंट्रोल क्या है कि जब भी दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर कोई अंडरस्टैंडिंग करती है, कोई एग्रीमेंट, कोई अरेंजमेंट साइन करती है कि किसी भी एक बिजनेस वेंचर को या किसी भी एक कंपनी को या किसी भी एक पार्टनरशिप बिजनेस को हम म्यूचुअली साथ मिलकर चला रहे होंगे, हम म्यूचुअली उसकी डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, हम म्यूचुअली उसका कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो आपके पास जॉइंट कंट्रोल स्टैब्लिश होता है, आपके पास जॉइंट कंट्रोल स्टैब्लिश होता है, ये जॉइंट अरेंजमेंट बन जाता है और इससे हम आईएफआरएस 11 के तहत अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया में ये बात तो डिस्कस की है कि अगर एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, अगर एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द शेयर होल्डिंग परसेंटेज, या तो वो सिंपल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के साथ कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हो सकती है, या वो कंट्रोलिंग शेयर्स के साथ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी हो सकती है। अब अगर एक कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है और वो शेयर्स सिंपल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 5%, 10%, 2%, 10% के शेयर्स वगैरह हैं, तो ये सिंपल इन्वेस्टमेंट है। इसे एज पर आईएफआरएस 9 काउंट फॉर किया जाता है, एज पर आईएफआरएस 9 मेजर प्रेजेंट डिस्क्लोज किया जा रहा होता है। अगर एक कंपनी किसी कंपनी के इतने शेयर्स एक्वायर कर लें कि उसको कंट्रोल तो ना कर सके लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सके, तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। और स्टैंडर्ड की जनरल प्रेजम्पशन ये है कि अगर एक कंपनी के दूसरी कंपनी के पास, अगर एक कंपनी के किसी और कंपनी के पास एटलीस्ट 20% शेयर्स हैं, एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा शेयर्स है, तो 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग का होना ये रिप्रेजेंट करता है कि नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ दैट इन्वेस्टिंग कंपनी। तो इन्वेस्टिंग कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहे लेकिन स्टिल 20% की शेयर होल्डिंग लेके बैठे हो, 22%, 25%, 30% की शेयर होल्डिंग लेके बैठे हो, तो आप डिसीजन मेकिंग को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है जिसमें हम
ICE 28 के अंदर इक्विटी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और अगर एक इन्वेस्टर कंपनी के पास किसी इन्वेस्टर कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर आ जाए, मोर देन 50% शेयर होल्डिंग आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल, यहाँ पर हमारे पास सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, और फिर इस सिनेरियो में हम कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। जॉइंट अरेंजमेंट या जॉइंट कंट्रोल में क्या होगा? जॉइंट अरेंजमेंट या जॉइंट कंट्रोल में भी हम किसी ना किसी कंपनी के कंट्रोल, किसी ना किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारी कंट्रोलिंग पावर्स है ना, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होगी, वो हमारे सोल हाथों में नहीं होगी, बल्कि हम किसी ना किसी और कंट्रोलर के साथ मिलकर, किसी ना किसी एक या एक से ज्यादा कंट्रोलर के साथ मिलकर एक कंसोर्टियम फॉर्म कर रहे होंगे, और एक कंसोर्टियम फॉर्म करके मिलजुल कर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, तो आपके पास ज्वाइंट कंट्रोल का ये कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा, जॉइंट अरेंजमेंट IFRS 11 का स्टैंडर्ड ट्रिगर हो रहा होगा। जब हम जॉइंट अरेंजमेंट की बात करते हैं ना, तो जॉइंट अरेंजमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जॉइंट अरेंजमेंट की अकाउंटिंग एप्लीकेशन, जॉइंट अरेंजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है, इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका ये जॉइंट अरेंजमेंट क्या जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ऑपरेशंस है। यानी कि जॉइंट अरेंजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे अकाउंट फ्लो करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दैट जॉइंट अरेंजमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट या तो जॉइंट वेंचर होगा, या जॉइंट अरेंजमेंट कोई जॉइंट ऑपरेशन होगा। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि जॉइंट ऑपरेशन क्या होता है और जॉइंट वेंचर क्या होता है। और जब हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट ऑपरेशन एंड द जॉइंट वेंचर, तो फिर हम इसकी अकाउंटिंग एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपके सामने जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन की सिंपल डेफिनेशन रीड करता हूं, और फिर इस डेफिनेशन से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि कब एक जॉइंट अरेंजमेंट हमारे लिए जॉइंट ऑपरेशन है, कब एक जॉइंट अरेंजमेंट हमारे लिए जॉइंट वेंचर है। जॉइंट ऑपरेशन में कहता है a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement. A joint arrangement whereby the parties that have the control, that have the joint control of the arrangement, have right to the assets and obligation for the liabilities relating to the arrangement. और जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन में कहता है कि जॉइंट वेंचर अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयरबाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। सर डेफिनेशन का पहला हिस्सा तो दोनों में सेम ही है, लेकिन डेफिनेशन के दूसरे हिस्से में एक माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है राइट टू नेट एसेट, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है राइट टू नेट एसेट्स, और यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है राइट टू एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन टू लायबिलिटीज, राइट टू एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन टू लायबिलिटीज। अगर मैं ये कहूं कि किसी वेंचर के, किसी बिजनेस ऑपरेशंस के नेट एसेट्स में मेरा राइट है, और मैं ये कहूं कि किसी वेंचर के, किसी बिजनेस ऑपरेशन के एसेट्स में मेरा राइट है और ऑब्लिगेशन में मेरी उधारी है, तो भी तो ये नेट एसेट्स ही हुआ, तो दोनों में सेम बात ही कर रहा है। अपेरेंटली जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन की जब हम डेफिनेशन फेस पे देखते हैं तो समझ आता है कि यार एक ही तो बात हो रही है। यहाँ पे राइट है वो नेट एसेट्स की बात कर रहा है। नेट एसेट्स क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। यहाँ पे राइट टू एसेट्स और ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, यानी कि एसेट और लायबिलिटीज में हमारा जॉइंट कंट्रोल होना। तो अपेरेंटली तो दोनों सेम चीजें लग रही हैं, तो फिर ये दोनों अलग कैसे हैं? और दोनों अलग कैसे स्टैब्लिश किए जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आइदर किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, आइदर किसी आर्टिफिशियल लीगल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो बस मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक ऑप्शन ये है कि हम बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप की बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आज मुर्तजा काइद चाहे कि मैं अपने नाम से एक बिजनेस स्टार्ट करूं, तो मैं अपना बिजनेस नेम अपने एनटीएन पे रजिस्टर करूंगा, अपने नाम से एक बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, बिजनेस को कोई नाम दे सकता हूं, लेकिन अपनी कैपेसिटी में, अपनी ओनरशिप में वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। फिर उस कैपेसिटी में रहते हुए, उस सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपेसिटी में रहते हुए, जो भी बिजनेस में स्टार्ट करूंगा, उस बिजनेस के जितनी भी एसेट्स होंगे, उस बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज होगी, वो एक्चुअली मुर्तजा काइद के नाम पर आ रही होगी, और मेरा ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी के साथ कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर लूं। यानी फॉर एग्जांपल कि मुझे बिजनेस में फंड जरूरत है, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस में एक्सपर्टीज की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड है या जो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, वो सब मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरे पास मौजूद नहीं है। तो अपने बिजनेस के साथ पार्टनर सेट करना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई हमें आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की पहली टाइप हो सकती है कि आप एक पार्टनरशिप फॉर्म कर लें।
पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो लॉ मौजूद है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप पार्टनरशिप एक्ट के तहत एक एओपी फॉर्म करें और इस एओपी में आप अपनी मर्जी से, आप अपनी कंसेंट से नंबर ऑफ पार्टनर्स को उस पार्टनरशिप का स्टेक दे सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको एक से ज्यादा ओनर्स, एक से ज्यादा इन्वेस्टर्स, एक से ज्यादा पार्टनर्स चाहिए, आप कंपनी की फॉर्म में अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और फिर जो भी उस बिजनेस के रेलेवेंट इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं, उनको नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हो। बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हमें अपनी जात में रहते हुए, अपनी जात के ऊपर ही कोई काम करना है, अपने ही नाम से, अपने ही काम से, अपनी ओनरशिप में सब बिजनेस वगैरह रन करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे और बिजनेस के दरमियान एक लीगल स्ट्रक्चर बन जाए, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट हो जाए, हमारे पास ये ऑप्शन होगा, हम एक से ज्यादा पार्टनर्स, एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स, एक से ज्यादा इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड कर सकें, तो फिर हमारे पास पार्टनरशिप या कंपनी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। कंपनी की अगर हम बात करें ना, तो कंपनी फॉर्म करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट्स में से, बहुत सारे बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट यह है कि कंपनी के केस में एक कॉर्पोरेट व्हील क्रिएट हो जाती है। एक कॉर्पोरेट व्हील क्रिएट हो जाती है। कॉर्पोरेट व्हील का क्या मतलब है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है। मैंने अपना एक सीए का कॉलेज स्टार्ट कर लिया, या मैंने अपना कोई ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और बिजनेस के मेरे एसेट्स अलग होंगे, मेरे कुछ पर्सनल एसेट्स भी होंगे। मेरी पर्सनल एसेट्स में मेरी पर्सनल कार होगी, पर्सनल मोबाइल फोन होगा, पर्सनल घर होगा। मेरे बिजनेस के एसेट्स में इन्वेंट्री आ रही होगी, फिक्स एसेट्स आ रहे होंगे, पुरानी मशीन आ रही होगी, बिजनेस की उधारी वगैरह आ रही होगी। जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपेसिटी में रहकर कोई काम करते हो, तो यहाँ पे एक खतरा ये होता है कि कल को आपके बिजनेस में नुकसान हुआ, कल को आपके बिजनेस में लिक्विडिटी इश्यूज क्रिएट हुए, कल को आपको बिजनेस बैंक करप्ट हो गया, कल को आप अपनी बिजनेस की ऑब्लिगेशंस पे ना कर सके, तो चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई लेयर नहीं है बीच में, कोई लीगल लेयर मौजूद नहीं है बीच में, तो कल को बिजनेस का नुकसान, बिजनेस की उधारी आपके पर्सनल एसेट्स को भी अटैक कर सकती है। यानी कि अगर बिजनेस एसेट्स, यानी कि अगर बिजनेस लायबिलिटीज को पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुए, कैश फ्लो के क्रंचेस आ गए, लिक्विडिटी के मसले आ गए, मेरे जितने भी क्रेडिटर्स हैं, मेरे जितने भी लेंडर्स हैं, वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए मेरे पर्सनल एसेट्स में भी हाथ डाल सकते हैं, मेरा अपना पर्सनल गुड्स भी बेच सकते हैं, मेरे अपनी पर्सनल कार और मेरा मोबाइल भी बेचकर मुझसे पैसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी फॉर्म करने के नतीजे में फायदा ये होता है कि कंपनी फॉर्म करने के नतीजे में जो कंपनी का शेयर होल्डर है ना, वो अलग बन जाता है और कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन फॉर्म हो जाती है। शेयर होल्डर के जो अपने पर्सनल एसेट्स और पर्सनल लायबिलिटीज हैं, ये अलग है। कंपनी की जो एसेट्स और कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं, ये अलग है। कल को खुदा ना खास्ता ये कंपनी वैसा परफॉर्म नहीं करती जैसा आपने सोचा था, ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, लॉस जनरेट करती है, ये कंपनी इनफ कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती, तो अब कंपनी की उधारी की वजह से, कंपनी के बैंकरप्सी की वजह से शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स को गिरवी रखने, शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स को बेचने की नौबत नहीं आ रही होगी। होगा ये होगा ये कि आपके दरमियान एक बाउंड्री, एक आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी कि शेयर होल्डर एक अलग लीगल पर्सन है, नेशनल पर्सन है, और कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है। कल को खुदा ना खास्ता कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कल को खुदा ना खास्ता कंपनी कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाई, कल को खुदा ना खास्ता कंपनी अपनी उधारियां पे ना कर पाई, तो जो भी रिकवर किया जाएगा वो कंपनी से ही रिकवर किया जाएगा। कंपनी के नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए, कंपनी की उधारियों को पे करने के लिए, कंपनी के कैश फ्लो शॉर्टफॉल को मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स पे हाथ नहीं डाला जा रहा होगा। यानी कि इस कंपनी के केस में मैं आपको कह सकता हूं कि इस शेयर होल्डर का इस कंपनी के नेट एसेट्स पे राइट है, लेकिन इस शेयर होल्डर का इस कंपनी की नेट लायबिलिटीज में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स से कि एक कंपनी है जिसका शेयर होल्डर है, अगर तो कंपनी के एसेट ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है, यानी कि कंपनी की नेट एसेट्स पोजीशन है, तो ये नेट एसेट्स का मालिक कौन है, ये नेट एसेट्स का हकदार कौन है, ये शेयर होल्डर। लेकिन अगर कल को खुदा ना खास्ता कंपनी के नुकसान हो जाते हैं, कंपनी के एसेट्स कम हो जाते हैं, कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ जाती है और कंपनी नेट लायबिलिटी पोजीशन में आ जाती है, तो शेयर होल्डर पीछे बैठ के सिर्फ देखता रहेगा तमाशा कि भाई अब मेरे ऊपर, मेरे पर्सनल एसेट्स के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा, कंपनी जा रहे और कंपनी के लैंडर जाने, कंपनी के क्रेडिटर्स जाने। तो जब आप एक कॉर्पोरेट व्हील क्रिएट कर लेते हो, तो शेयर होल्डर का इस कंपनी के नेट एसेट्स में तो राइट आ जाता है, लेकिन शेयर होल्डर का कंपनी की नेट लायबिलिटीज के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी बिजनेस को स्ट्रक्चर करने के लिए लेकिन अगर हम किसी बिजनेस को स्ट्रक्चर करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, अगर तो आप अपनी स्टडीज को थोड़ा सा रिकॉल क्रिएट कर सके, तो पार्टनरशिप के केस में
पार्टनरशिप की एक फॉर्म होती है जहां पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसका क्या मतलब है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस के जो भी उधारियां, जो भी कैश फ्लो मैनेजमेंट, जो भी लॉसेस वगैरह हैं, वो पार्टनरशिप के ही एसेट से पे ऑफ होंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप में इनफ एसेट्स मौजूद ना हुए, लेकिन अगर पार्टनरशिप में इनफ कैश फ्लो मौजूद ना हुआ, तो फिर पार्टनर्स की उधारी बन जाएगी कि पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट से वो उधारियां पे करनी पड़ जाएगी। पार्टनरशिप के केस में भी हम एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन पार्टनरशिप लॉ के तहत पार्टनर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दैट पार्टनरशिप बिजनेस, वो हमेशा ओपन रहती है एज गुड एज क्या आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो। कल को पार्टनरशिप बिजनेस रन ना हो सका, कल को पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेट ना हो सका और आपको अपने एसेट बेचने की नौबत आई, तो आपको अपने एसेट बेचकर पार्टनरशिप बिजनेस की उधारियां पे करनी पड़ जाएगी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जॉइंट ऑपरेशंस और जॉइंट वेंचर्स में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया और बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए फंड्स भी अवेलेबल है, लेकिन सारे फंड्स अवेलेबल नहीं है। मैंने सोचा कि फंड्स के लिए अपने एक दोस्त को ऑनबोर्ड लेता हूं और मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया जिसका नाम है लेट्स से अम्मार। मेरे पास कोई भी बिजनेस आइडिया था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, ट्रेडिंग हो, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया था, लेकिन मैं इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना फंड नहीं है कि वो बिजनेस अपने नाम से स्टार्ट कर सकूं। तो मैं अपने दोस्त के पास गया ये कहकर कि चलो मिलकर एक बिजनेस फॉर्म कर। दो पॉसिबिलिटी है कि हम इस बिजनेस को फॉर्म करने के लिए या तो ईओपी फॉर्म करें या हम इस बिजनेस को फॉर्म करने के लिए कोई कंपनी फॉर्म करें। लेट्स से कि इस बिजनेस में 60% स्टेक मेरा होगा, 40% स्टेक मेरे दोस्त अम्मार का होगा। तो पीओपी में क्या होगा, जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए 60% मैं मिलाऊंगा, 40% अम्मार मिलाएगा। और वो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट इन काइंड हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है। लेकिन ईओपी स्टार्ट करने के लिए हमने 60% मैंने, 40% मेरे दोस्त अम्मार ने कंट्रीब्यूट किया। इस ईओपी के पास कुछ एसेट्स बिल्ड होना स्टार्ट हो गए, इस ईओपी के पास कुछ लायबिलिटीज बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। ये जो ईओपी के एसेट्स है ना, इन एसेट्स का 60% मेरा है, 40% अम्मार का है। ये जो बिजनेस इस एओपी की लायबिलिटीज है ना, इस एओपी की लायबिलिटीज का 60% मेरी लायबिलिटीज कहलाई जाएगी, 40% अम्मार की लायबिलिटीज कहलाई जाएगी। यानी कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम दोनों पार्टनर्स का, हम दोनों ज्वाइंट कंट्रोलर्स का राइट टू एसेट भी है और ऑब्लिगेशन टू लायबिलिटीज भी है। बिजनेस के एसेट्स का 60% हिस्सा मेरा है, बिजनेस की लायबिलिटीज का 40% हिस्सा अम्मार का है। बिजनेस की लायबिलिटीज की 60% उधारी बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरी अपनी उधारियां हो, बिजनेस की लायबिलिटीज की 40% उधारी अम्मार के लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अम्मार की अपनी पर्सनल उधारी हो। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज कहलाई जाती है जॉइंट ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन क्या था? जॉइंट ऑपरेशन इज द अरेंजमेंट where the parties that have joint control of the arrangement have right to the asset and obligation for the liabilities related to the arrangement। जो भी हमारे इस एग्जांपल के अंदर ये जो दो पार्टनर्स हैं, दो जॉइंट कंट्रोलर्स हैं, इनका इस बिजनेस में स्टेक क्या है कि बिजनेस के एसेट्स में उनका हिस्सा है, बिजनेस की उधारियों में उनकी उधारियां हैं। तो सर ये हमारे पास जॉइंट ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट ट्रिगर कर रहा होगा। जॉइंट वेंचर के केस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने और अम्मार ने बिजनेस करने के लिए एक कंपनी फॉर्म कर ली। तो कंपनी फॉर्म जब हमने की होगी तो हमने इसके शेयर्स 60-40 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए होंगे। 60% शेयर्स मेरे, 40% शेयर्स अम्मार के। और इसके शेयर्स के अगेंस्ट जो भी पैसा आया होगा उस पैसों से हमने एसेट्स भी लिए होंगे और बिजनेस की लायबिलिटीज भी आ गई होंगी। अब अगर तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, नेट एसेट्स हैं, तो वो कंपनी के जो भी नेट एसेट्स हैं 60% नेट एसेट्स मैंने, 40% नेट एसेट्स अम्मार के। लेकिन कल को खुदा ना खास्ता कंपनी लॉस क्रिएट करने लग जाए, कल को कंपनी के पास कैश फ्लो ना हो, कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, तो मैं और अम्मार अपने पर्सनल असासों को बेचकर जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। जो भी नुकसान है वो कंपनी का नुकसान है, मेरे और अम्मार के पर्सनल एसेट्स के ऊपर बात नहीं आएगी। यानी कि इस सिनेरियो में मेरा और अम्मार का राइट टू नेट एसेट है। इस बिजनेस के, इस कंपनी के जो भी नेट एसेट्स है वो मेरे और अम्मार के 60-40 के रेशो में। लेकिन अगर कल को खुदा ना खास्ता ये कंपनी लायबिलिटी के फॉर्म में नेट लायबिलिटी पे आ जाती है, तो फिर नेट लायबिलिटी में हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो कंपनी जाने, कंपनी के लेंडर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा। व्हाट इज जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर इज द अरेंजमेंट whereby the parties that have joint control
have right to net asset, not obligation to net liabilities, not obligation to net liabilities of the arrangement. कहता है under the definition the accounting treatment is determined based on the substance of the joint arrangement. पूरी जो accounting treatment है, जो accounting implications है, initial recognition, subsequent measurement, presentation, disclosure, किस तरह से क्या होगा, ये चीजें डिपेंडेंट है इस बात के ऊपर है कि आपका joint arrangement joint ventures की शक्ल इख्तियार करता है या joint operation की शक्ल इख्तियार करता है। समझाने के लिए हमने क्या लिखा है? If no separate entity has been created, the investor should, अब यहाँ ट्रीटमेंट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अगर कोई सेपरेट एंटिटी क्रिएट नहीं की जाती तो ये जॉइंट ऑपरेशन बन जाएगा। बट इफ द सेपरेट व्हीकल इज क्रिएटेड, द जॉइंट वेंचर हैव, यानी कि ये जॉइंट वेंचर बन जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर एक जॉइंट बिजनेस, एक बिजनेस को जॉइंटली रन करने के लिए, एक बिजनेस का जॉइंट कंट्रोल किसी सेपरेट लीगल स्ट्रक्चर की फॉर्म में हासिल किया जाता है तो ज्यादातर ये जॉइंट वेंचर क्रिएट हो जाता है। और अगर किसी बिजनेस को जॉइंटली इन द फॉर्म विदाउट एनी सेपरेट लीगल व्हीकल, विदाउट एनी सेपरेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, या तो कोई लीगल स्ट्रक्चर ही ना हो, मैं और मेरा दोस्त मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो जो कुछ भी है मेरा भी है, मेरे दोस्त का भी है, कि हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, लेकिन उस पार्टनरशिप की वजह से कोई कॉर्पोरेट व्हील क्रिएट नहीं हुई, तो अब ये जॉइंट ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा। तो आईफआरएस 11 की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पे आने से पहले ये समझना है कि जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है। अगर एक बिजनेस को दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जॉइंटली कंट्रोल करें, सर जॉइंट कंट्रोल क्या होता है? सर जॉइंट कंट्रोल दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अरेंजमेंट है, एक एग्रीमेंट है, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपली ये डिसाइड किया है कि यार इस बिजनेस के डिसीजन जो है ना हम मिलकर लेंगे, जो भी हमारा कंट्रोलिंग शेयर है उसकी बेसिस पे जो हम चाहेंगे वो करेंगे और हम इस बिजनेस पे कंट्रोल एक्वायर करेंगे। तो ये जॉइंट अरेंजमेंट अकाउंट फॉर कैसे होगा? इसके लिए देखना होगा क्या ये जॉइंट अरेंजमेंट जॉइंट ऑपरेशन है या जॉइंट कंट्रोल है। कैसे पता चलेगा? अगर तो सेपरेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, इस बिजनेस में आपका राइट नेट एसेट्स का है, नेट लायबिलिटीज का नहीं है, तो ये जॉइंट वेंचर है। और अगर आपने कोई सेपरेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे या किसी ऐसे लीगल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जहां पे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अब ये जॉइंट ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा। किसी ने सवाल पीछे किया कि सर व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, इन्वेस्टमेंट इन एसओपी विल ऑलवेज बी जॉइंट ऑपरेशन। यस, हमारे कंट्री के लॉ में रहते हुए अगर आपने एक ईओपी फॉर्म की, पार्टनरशिप फॉर्म की और पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो ये जॉइंट ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर लेट्स से पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है और लिमिटेड लायबिलिटी है कि हम कुछ हद तक तो पे करेंगे, तो फिर वो जॉइंट वेंचर की शक्ल इख्तियार कर सकता है क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दी लायबिलिटीज नहीं होगी। एक ने सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है, EOP does not have separate legal entity. EOP does not have separate legal entity. The answer is no. पाकिस्तान टैक्स लॉ में और दुनिया भर के टैक्स लॉ में जो पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है ना, इसके बैक पे भी कोई कानून हो सकता है। पर देखो एक तरीका तो ये है ना, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इन्हें कॉलेज रन कर रहा हूँ और इस कॉलेज के दो पार्टनर्स हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे पार्टनर है मोहम्मद इब्राहिम। हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों ये बिजनेस जॉइंटली चलाते हैं, पर हमने आपस में कोई लिखत पढ़त नहीं की, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई लीगल पर्सन क्रिएट नहीं किया। मेरी और इब्राहिम की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये बिजनेस जॉइंटली चला रहे हैं, तो ये मेरा और इब्राहिम के लिए जॉइंट ऑपरेशंस है। दूसरा ये हो सकता है कि सर हमने एक लीगल पर्सन क्रिएट किया, हमने एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट किया, लेकिन वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप इज द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लेकिन पार्टनरशिप लॉ के तहत मेरी और इब्राहिम की अभी भी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। मेरी और इब्राहिम की इस बिजनेस का लायबिलिटीज अभी भी अनलिमिटेड है, इवन दो कि हमने एक लीगल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इवन दो कि हमने एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएट किया है, लेकिन लॉ के तहत हमारी इस बिजनेस की लायबिलिटी की तरफ उधारी है, तो ये भी जॉइंट ऑपरेशन ही माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने और इब्राहिम ने इस बिजनेस को रन करने के लिए कोई कंपनी फॉर्म की होती और कंपनी से 2017 एक शेयर होल्डर का कंपनी में स्टेक टू द एक्सटेंट ऑफ नेट एसेट्स रखता है, अब ये हमारे लिए जॉइंट वेंचर बन जाएगा, अब ये हमारे लिए जॉइंट ऑपरेशन नहीं कहलाया जाएगा। किसी ने कहा कि जॉइंट कंट्रोल डिसीजंस आर यूनानिमस और बाय मेजॉरिटी। सर डिसीजंस आर ऑलवेज बाय द मेजॉरिटी, डिसीजंस आर ऑलवेज बाय द मेजॉरिटी। देखिए ऐसा हो सकता है कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक कंपनी का 70% स्टेक एक्वायर कर लिया, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक कंपनी का 70% स्टेक एक्वायर कर लिया, 40% मेरे पास है, 30% मेरे दोस्त के पास है, और हम दोनों ने एक ज्वाइंट अरेंजमेंट साइन कर लिया कि भाई जो भी डिसीजन हम मिलकर करेंगे। तो हमारे पास 100% शेयर नहीं है, हमारे पास 70% शेयर है, लेकिन उस 70% शेयर होल्डिंग के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उस 70% शेयर होल्डिंग पे
अगर जॉइंट कंट्रोलर यूनियनमसली डिसाइड करें तो फिर कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ नहीं रोक सकता। तो ये भी हमारे पास जॉइंट कंट्रोल आ जाएगा। तो जॉइंट कंट्रोल में यूनियनमस का मतलब है कि सारे जॉइंट कंट्रोलर मिलकर डिसीजन लेंगे। अगर कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, अगर कोई नॉन मेजोर मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर हमने जॉइंट एडिशमेंट का कॉन्सेप्ट समझा, हमने जॉइंट ऑपरेशन जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट समझा। अब आते हैं हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। जॉइंट वेंचर के केस में, हम अप्लाई करते हैं इक्विटी अकाउंटिंग। सर क्या ये वही इक्विटी अकाउंटिंग है जो हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे अप्लाई करते थे? द आंसर इज यस, ये वही इक्विटी अकाउंटिंग है जो आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे अप्लाई करते थे। और जॉइंट ऑपरेशन के केस में हम लाइन बाय लाइन अकाउंटिंग, या मैं इसे अपने अल्फाजों में प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन कह सकता हूं। अब ये लाइन बाय लाइन अकाउंटिंग या प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन क्या होती है ये भी समझाऊंगा। इक्विटी अकाउंटिंग कैसे अप्लाई करेंगे जॉइंट वेंचर के केस में ये भी समझाऊंगा। साथ साथ रहिएगा मेरे। जी नदीम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर जॉइंट ऑपरेशंस और जॉइंट वेंचर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं। जॉइंट ऑपरेशन के केस में उस जॉइंट बिजनेस के नेट एसेट्स, सॉरी उस जॉइंट बिजनेस के एसेट्स में आपका हिस्सा है, उस बिजनेस के लायबिलिटीज में आपकी ऑब्लिगेशन है। तो जॉइंट ऑपरेशन के केस में हम करते हैं लाइन बाय लाइन अकाउंटिंग, या मैं कह सकता हूं कि प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। यानी कि जॉइंट ऑपरेशन के जितने एसेट्स हैं, उन एसेट्स में जितना हिस्सा मेरा है उससे मैं अपने एसेट्स के साथ दिखाऊंगा। जॉइंट ऑपरेशन की जितनी लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज में जितना हिस्सा मेरा है उससे मैं अपनी लायबिलिटीज में दिखाऊंगा। जॉइंट ऑपरेशन का जितना रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में जितना हिस्सा मेरा है उससे मैं अपने रेवेन्यूज में दिखाऊंगा। जॉइंट ऑपरेशन के जितने एक्सपेंसेस है, उसमें जितना हिस्सा मेरा है उसे मैं अपने एक्सपेंसेस के साथ मर्ज करके दिखा रहा हूंगा। कहता है एट द रिपोर्टिंग डेट the separate financial statements of joint operator will recognize its shares of asset held jointly in the joint operations, its share of liabilities incurred jointly in the joint operations, its share of revenue from the joint operation, its shares of expenses from the joint operation। यानी कि जॉइंट ऑपरेशन के केस में आपके पास बैलेंस शीट और पीएनएल पे कोई सिंगल लाइन आइटम नहीं आ रहा होगा। जॉइंट ऑपरेशन के केस में आपके पास बैलेंस शीट पे कोई सिंगल लाइन आइटम नहीं आ रहा होगा। जॉइंट ऑपरेशन के जितने एसेट्स हैं, उन सारे एसेट्स में जितना आपका हिस्सा है, उन सारे एसेट्स को अलग अलग लाइन बाय लाइन आप अपने इंडिविजुअल एसेट्स के साथ कंसोलिडेट करोगे, प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेट करोगे। सब्सिडी की कंसोलिडेशन में हम क्या करते हैं? अगर किसी सब्सिडी के आपके पास 60%, 70%, 80% शेयर हो, सब्सिडी को आप 100% कंसोलिडेट करते हो। मोर देन 50% शेयर होल्डिंग कंट्रोलिंग शेयर्स के बेसिस पे हम कहते हैं कि कंट्रोल 100% है, और कंट्रोल 100% होता है तो सब्सिडी को हम 100% कंसोलिडेट करते हैं। लेकिन जॉइंट ऑपरेशन में हम ऑपरेशंस को 100% कंसोलिडेट नहीं करेंगे, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेट करेंगे। यानी कि इस जॉइंट ऑपरेशन के एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस में जितना हिस्सा हमारा है, जितने परसेंट एसेट, जितनी परसेंट लायबिलिटी, जितना परसेंट रेवेन्यू, जितना परसेंट एक्सपेंस हमारा है, हम इसे लाइन बाय लाइन प्रोपोर्शनेटली अपने रेवेन्यू, अपनी इनकम, अपनी एक्सपेंस, अपने एसेट्स के साथ कंसोलिडेट कर रहे होंगे। At reporting date, the separate financial statements of joint operator will recognize share of assets held jointly, share of liabilities incurred jointly, share of revenue from joint operation, and share of expenses from the joint operation। करने को यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक इलस्ट्रेशन कवर करवाता हूँ। तो इस इलस्ट्रेशन में ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अप्लाई करना सीखेंगे कि इसको अप्लाई किस तरह से किया जाएगा। हमारे पास एक इलस्ट्रेशन आ रही है, मैं इसे रीड करता हूं और फिर इसको हम अप्लाई करेंगे कि इस पे लाइन बाय लाइन अकाउंटिंग या प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन किस तरह से की जाएगी। कहता है ब्लास्ट हैज 30% शेयर इन जॉइंट ऑपरेशन। एक कंपनी है ब्लास्ट जिसका किसी जॉइंट ऑपरेशन में 30% स्टेक है। The asset, liability, revenue, and cost of joint operations are apportioned on the basis of shareholding. The following information relates to the joint arrangement activity for the year ended 30th November 2000X2. The manufacturing facility cost 30 million to construct and was completed on 1st December 2000X1 and is to be dismantled at the end of estimated useful life of 10 years. The present value of the dismantling cost to the joint arrangement at 1st December 2000X1 using a discount rate of 8% was 3 million. पहले एक जॉइंट ऑपरेशंस है,
और जॉइंट ऑपरेशंस में, उस जॉइंट ऑपरेशंस में जो हमारा स्टेक है वो कितना है, 30% है। ये जॉइंट ऑपरेशन के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ रही है जिसकी कॉस्ट 30 मिलियन है, और ये 1 दिसंबर 2001 पे कंप्लीट हो गई। हमारा ईयर एंड 30 नवंबर 2002 है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमने 30 मिलियन की कॉस्ट पे लगाई है ना, इसे 10 साल के बाद, इस 10 साल के बाद डिसमेंटल करना होगा, और डिसमेंटलिंग में जो भी खर्चा होगा उसके हमने 8% पे डिस्काउंटिंग कर ली है, और ये नंबर आ रहा है 3 मिलियन का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2002, 30 नवंबर एक्स हमारा ईयर एंड है। द जॉइंट ऑपरेशन एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस: goods with a production cost of 36 million were sold for rupees 50 million। इस प्रोडक्शन कैपेसिटी से, इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से 36 मिलियन की कॉस्ट के गुड्स 50 मिलियन में बेचे गए। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्स अमाउंट टू 1 मिलियन, 1 मिलियन की ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर की गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर्ड अमाउंट टू रुपीज 2 मिलियन, और 2 मिलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर किए गए। Blast has only accounted for its share of cost of the manufacturing facility amounting to 3 million, 9 million। हमने क्या करा कि 30 मिलियन का प्लान लगाया था, 30 मिलियन का प्लान लगाया था जिसमें हमारा हिस्सा कितना था, 30%। तो 30 मिलियन का अगर हम 30% करें, 30 मिलियन का 30% आता है 9 मिलियन। हमने सिर्फ इस 9 मिलियन को रिकॉर्ड किया हुआ, हमने सिर्फ इस 9 मिलियन को रिकॉर्ड किया हुआ है। The revenue and the cost are receivable and payable by the other two joint operation partners who will settle the amount outstanding with the blast after the year end। इस जॉइंट ऑपरेशन ने पिछले पूरे साल में जो रेवेन्यू और कॉस्ट वगैरह इनकर की, इसमें जो भी हमारा हिस्सा है या तो रिसीवेबल होगा या पेबल होगा, ये हमें दूसरे जॉइंट ऑपरेशन से लेना या देना है, लेकिन ये सेटलमेंट ईयर एंड के बाद होगी। रिक्वायरमेंट में हमें कहता है show how Blast will account for the joint operation within its financial statement for the year ended 30 November 2002। हम 30 नवंबर 2002 पे किस तरह से इसे अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। यहाँ देखिए, मैं आपको एक एक चीज जनरल एंट्री से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमने 1 दिसंबर X1 पे, सबसे पहले हमने 1 दिसंबर X1 पे दूसरे ज्वाइंट कंट्रोलर के साथ मिलकर एक 30 मिलियन का प्लान लगाया, पर हमारा स्टेक 30% था, तो हमने 30% का, 30 मिलियन का 30% 9 मिलियन इन्वेस्ट किया। अब मैं इसे अपने पास इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट ऑपरेशन शो नहीं करूंगा। 30 मिलियन का एक प्लान लिया गया, 30 मिलियन का एक प्लान लिया गया जिसमें हमारा स्टेक कितना, 30%। तो हम इस प्लांट का 30% अपने पास ऐसा अपना एसेट दिखाएंगे। हम इस प्लांट का 30% अपने पास ऐसा अपना एसेट दिखाएंगे, यानी कि डे वन पे सबसे पहले हमारी एंट्री बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट। कितने से, 30 मिलियन का 30% हमने कंट्रीब्यूट किया तो 9 मिलियन। 30% का 30 मिलियन का 30% मैंने कंट्रीब्यूट किया तो 9 मिलियन। 9 मिलियन की हद तक 30% ऑफ द प्लांट हमने अपने पास ऐसा अपना प्लांट दिखाया और कैश एंड बैंक क्रेडिट कर दिया। वैसे जब हमने ये प्लांट लगाया ना, जब हमने ये प्लांट लगाया, हम तीनों ने मिलकर लगाया, मैं हूं और 2 लोग और हैं। तो इस प्लांट को लगाने की वजह से हमारे ऊपर इसकी डिसमेंटलिंग की ओब्लिगेशन आ गई कि 10 साल की लाइफ के बाद, 10 साल के बाद इसे प्लांट को डिसमेंटल करना होगा और इस प्लांट के डिसमेंटलिंग में खर्चा होगा, जिसकी 8% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 3 मिलियन। तो 10 साल के बाद जो उधारी पे करनी है डिसमेंटलिंग की, जो उधारी इनकर करनी है डिसमेंटलिंग की, उस उधारी का 30% भी मेरा है, उस उधारी का 30% भी मेरा है। मैं अपने पास आज ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट कर दूंगा। कितने से, सर उधारी की टोटल अमाउंट, उधारी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 3 मिलियन, लेकिन उधारी में हमारा स्टेक कितना है सर, उधारी में भी हमारा स्टेक 30% है, तो 3 मिलियन का 30%, ये मेरा ख्याल है कि आ जाएगा 0.9 मिलियन। ये हमने डे वन पे अपने पास प्लांट को भी रिकॉर्ड कर लिया और उस प्लांट की डिसमेंटलिंग लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पूरा प्लांट रिकॉर्ड नहीं किया, पूरी लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ 30% की हद तक अपने पास प्लांट और ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड। फिर क्या हुआ, जब साल के आखिर में आया तो इतना कॉस्ट ऑफ सेल्स, इतना रेवेन्यू, इतनी ऑपरेटिंग कॉस्ट, इतने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब जो जो रेवेन्यू आया, जो जो कॉस्ट इनकर की, उसमें हमारा हिस्सा कितना है, 30%। तो हम 30% की हद तक रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, हम 30% की हद तक रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। और इन्होंने कहा है कि जो भी आपका रेवेन्यू और कॉस्ट में हिस्सा है ना, वो आपने रिसीवेबल पेबल रिकॉर्ड करना फ्रॉम दी अदर जॉइंट ऑपरेटर। कैसे, ईयर एंड आया 31 सॉरी 30 नवंबर X2, यहाँ पे ईयर एंड 30 नवंबर है। इस बिजनेस ने पूरे साल में रेवेन्यू कितना किया है, 50 मिलियन। इसमें हमारा हिस्सा कितना है, 30%।
तो हम अपने पास रेवेन्यू भी प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड करेंगे 50 मिलियन का 30%। 50 मिलियन का 30% आ जाता है 15 मिलियन। तो ये पैसे में मिले नहीं है, ये पैसे में कब मिलेंगे? ईयर एंड के बाद मिलेंगे। तो हम अपने पास रिसीवेबल फ्रॉम जॉइंट ऑपरेटर डेबिट कर देंगे 15 मिलियन। इस 50 मिलियन की सेल्स, हमारा हिस्सा 15 मिलियन, इस 50 मिलियन की सेल्स को इनकर करने के लिए कॉस्ट कितनी लगी है? 36 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम अपने पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पीएनएल में डेबिट। और हमने ये कॉस्ट अभी एक्चुअली पे नहीं की, हम पे कब करेंगे? ईयर एंड के बाद जब सेटलमेंट होगी। तो पेबल टू जॉइंट ऑपरेटर क्रेडिट कितने से? टोटल कॉस्ट थी 36 मिलियन। 36 मिलियन का 30%, क्या आ जाएगा? 36 का 30% 10.8। इसके बाद हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर की 1 मिलियन। ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल बिजनेस इनकर की, हमारा खर्चा कितना है? 30%। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट कितने से? 1 मिलियन का 30%, 0.3 मिलियन। और अगेन ये पैसे अभी दिए नहीं है, ईयर एंड के बाद सेटलमेंट होगी। तो पेबल क्रेडिट 0.3 मिलियन। इसके अलावा इस जॉइंट ऑपरेशन ने 2 मिलियन के एडमिन एक्सपेंसेस भी इनकर किए, हमारा हिस्सा कितना है? 30%। एडमिन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट। और पेमेंट ईयर एंड के बाद सेटल होगी, तो पेबल फॉर जॉइंट ऑपरेटर क्रेडिट 2 मिलियन का 30%। तो ये आ जाएगा 0.6 मिलियन। तो ये तो वो रेवेन्यू और वो एक्सपेंसेस दी जो कि इन्होंने क्लियर कट बता दी। हमने अपने पास जो 9.9 का प्लान रिकॉर्ड किया है, 9 मिलियन का डे वन पे और 0.9 की ऑब्लिगेशन, इस प्लान का जो हिस्सा हमने अपने पास रिकॉर्ड किया है इसे डेप्रिशिएट किया जाएगा। ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का हिस्सा हमने अपने पास रिकॉर्ड किया है, इस पे अनवाइंडिंग, इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। यानी कि ईयर एंड पे हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा। और जो हमने प्लान रिकॉर्ड किया था इसे हम क्रेडिट करेंगे। कितने से? 9 मिलियन प्लस 0.9 मिलियन। ये प्लांट टोटल कितने से हमने डेबिट किया था? 9 और 0.9। और यूजफुल लाइफ कितनी थी? इस प्लांट की यूजफुल लाइफ थी 10 साल, डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 0.9, 9.9 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 0.99। और जो हमने अपने पास प्रोविजन रिकॉर्ड किया, इस प्रोविजन के हिस्से पे जो हमारा इंटरेस्ट का बर्डन बनता है वो भी रिकॉर्ड होगा। मैं यहीं पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट। 0.9 मिलियन का इंटरेस्ट रेट इन्होंने बताया था 8%। तो 0.9 मिलियन का 8% आ जाएगा 0.072। सर हमारे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आपने रेवेन्यू को 30% किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 30% किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को 30% किया, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को 30% क्यों नहीं किया? मैंने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को 30% इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने एसेट और ऑब्लिगेशन ऑलरेडी 30% रिकॉर्ड किया था। क्योंकि मैंने एसेट भी 30% रिकॉर्ड किया तो डेप्रिसिएट भी पूरा होगा। जब हमने ऑब्लिगेशन भी 30% रिकॉर्ड किया तो इस पे इंटरेस्ट भी पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा। कि हमारी पूरे साल की जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। सर जनरल एंट्रीज तो कंप्लीट हो गई, बैलेंस शीट पीएनएल में क्या आएगा? बैलेंस शीट पीएनएल में क्या आएगा ये भी बताता हूँ। हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट्स में कोई इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशन के नाम से सिंगल लाइन आइटम नहीं आ रहा होगा। हमारे पास बैलेंस शीट पे एसेट्स में कोई इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशन के नाम से सिंगल लाइन आइटम नहीं आ रहा होगा। बल्कि हमारे जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हमारी कंपनी के जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें हम ऐड कर देंगे इस जॉइंट ऑपरेशंस के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने? 9 प्लस 0.9 और 0.99 से डेप्रिशिएट किया। तो यह आ जाएगा 9 प्लस 0.9 माइनस 0.99। यानी बैलेंस शीट में हमारी कंपनी के अपने एसेट्स और इस जॉइंट ऑपरेशन के एसेट्स का 30% नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और क्या आएगा? सर हमारे पास
रिसीवेबल फ्रॉम जॉइंट ऑपरेटर आ रहा हुआ है। कितना? हमने 15 मिलियन का रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, फिर 10.8 का पेबल रिकॉर्ड किया था, फिर 0.3 का पेबल रिकॉर्ड किया था, फिर 0.6 का पेबल रिकॉर्ड किया था। 15 माइनस 10.8 माइनस 0.3 एंड 0.6 क्या आ जाएगा? 15 माइनस 10.8 माइनस 0.3 माइनस 0.6 क्या आ गया? 3.3 का। और मैंने रिसीवेबल पेबल फ्रॉम जॉइंट ऑपरेटर नेट कर दिया। और कुछ आएगा? यस सर, हमारे पास बैलेंस शीट पे लायबिलिटीज भी आ रही होंगी। सर हमारे पास बैलेंस शीट पे लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी आ रही होगी? लायबिलिटी आ रही होगी हमारे पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कितनी? सर डे वन पे हमने 0.9 की लायबिलिटी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट के नाम से रिकॉर्ड की थी, और साल के आखिर में से 0.02 से 0.072 से अनवाइंड या ग्रो किया था। तो ये आ जाएगा 0.9 प्लस 0.072, तो ये आ जाएगा 0.972। ये हमारी बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन होगी। सर पीएनएल में, इनकम स्टेटमेंट में क्या प्रेजेंटेशन होगी? सर पीएनएल में ये प्रेजेंटेशन होगी कि हमारे बिजनेस का जो अपना रेवेन्यू है, हमारे बिजनेस का जो अपना रेवेन्यू है, इसी रेवेन्यू के नंबर में हम इस जॉइंट ऑपरेशन के रेवेन्यू का शेयर मर्ज कर देंगे। कितना रेवेन्यू था हमारा? हमारा तो नहीं पता, इस जॉइंट ऑपरेशन का कितना था? सॉरी, 15 मिलियन प्लस 15 मिलियन। हमारे अपने बिजनेस की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, हमारी अपने बिजनेस की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसी में हम इस जॉइंट ऑपरेशन के कॉस्ट ऑफ सेल्स पैसा भी रिकॉर्ड कर देंगे। इस जॉइंट ऑपरेशन के कॉस्ट ऑफ सेल्स पैसा कितना था? 10.8। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और सर इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, इसके अलावा हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस थे, इसके अलावा हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, इसके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस था। तो जो हमारे अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थे, ये तो आएंगे ही आएंगे। साथ साथ इस जॉइंट ऑपरेशन से जो हमारे पास शेयर आया, वो हमारे एक्सपेंसेस में क्यूमुलेट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए 0.3 मिलियन, एडमिन एक्सपेंसेस आए 0.6 मिलियन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 0.99 और इंटरेस्ट एक्सपेंस आया 0.072। इसलिए मुझसे सवाल पूछा था कि सर टैक्सेस का क्या होगा? सर टैक्सेस में भी ऐसे ही होगा। टैक्सेस होते हैं तो टैक्सेस में भी जो हमारा शेयर बनता है, जितना टैक्स हमें पे करना है, वो हम अपने टैक्स एक्सपेंस के अंदर मर्ज कर देते। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट जॉइंट ऑपरेशन का, ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट जॉइंट ऑपरेशन का, और जॉइंट ऑपरेशन की लाइन बाय लाइन अकाउंटिंग या प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन का। अब कुछ और बातें रीड करते हैं। एक बात तो हमने समझी और अप्लाई की कि एट रिपोर्टिंग डेट द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट ऑपरेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड as a share of asset held jointly, as a share of liabilities incurred jointly, as a share of revenue from joint operation, as a share of expenses from the joint operation. कुछ और बातें लिखी हैं, थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अंडर IFRS 3, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशन इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलो: एक्विजिशन कॉस्ट और एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर जॉइंट ऑपरेशन को एक्वायर करने में आपकी एक्विजिशन कॉस्ट लगी है, इसे हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। The identifiable assets and liabilities of the joint operation are measured at fair value. जिस वक्त आपने जॉइंट ऑपरेशन में स्टेक एक्वायर किया, जिस वक्त आपने जॉइंट ऑपरेशन में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर किया, उस दिन के नेट एसेट्स और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे प्रोपोर्शनेटली अपने पास कंसोलिडेट करेंगे। एंड द एक्सेस ऑफ कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड ओवर द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट एक्वायर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज गुडविल। देखो ये जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवाई ना, ये तो एक ऐसी इलस्ट्रेशन थी जो बिजनेस स्टार्ट ही मैं खुद कर रहा था। बिजनेस के स्टार्ट से ही मैं 30% पे था, तो हमने कोई गुडविल वगैरह रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन अगर आप किसी चलते हुए जॉइंट ऑपरेशन में अपना स्टेक एक्वायर करते हो, तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी से जितनी भी एक्सेस कंसीडरेशन पे करोगे, इसे ऐसा गुडविल रिकॉग्नाइज कर रहे होगे, जिस तरह से हम सब्सिडरी के केस में करते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली काम हो रहा होगा। फिर मैंने एक बाइफिकेशन ये भी बताई है, कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपका इन्वेस्टर, अगर आप तो जॉइंट कंट्रोलर हो ना, आप तो इन्वेस्टर हो ना, हो सकता है कि आप किसी ग्रुप की पेरेंट कंपनी हो। अगर आप ग्रुप की पेरेंट कंपनी हो तो आप सेपरेट फाइनेंशियल्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स अलग अलग बना रहे होंगे। और हो सकता है कि आप एक इंडिविजुअल कंपनी हो, आप पेरेंट कंपनी नहीं हो, तो फिर आप सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल्स बना रहे होंगे। इन एनी केस चाहे हम सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल्स बना रहे हो, हम कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, या हम सेपरेट फाइनेंशियल्स के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बना रहे हो,
दोनों ही केसेस में जॉइंट ऑपरेशन की हम लाइन बाय लाइन अकाउंटिंग कर रहे होंगे, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन कर रहे होंगे। यानी कि no adjustments are necessary on consolidation as figures are already incorporated correctly in the separate financial statement of the joint operator. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने एसेट लायबिलिटी रेवेन्यू और एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेटली कंसोलिडेट या प्रोपोर्शनेटली मर्ज कर दिया। यही चीजें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज इट इज आ जाएगी, कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था हमारे पास आईएफआरएस 11 का 50% हिस्सा, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट ऑपरेशंस। अब आते हैं रिमेनिंग 50% हिस्से पे। जॉइंट अरेंजमेंट की सेकंड टाइप थी हमारे पास जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग बहुत ही आसान है, आप मल्टीपल टाइम पास में कवर कर चुके हो। जॉइंट वेंचर के केस में आईएफआरएस 11 ये कहता है कि इसके ऊपर हम आईएस 28 इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर हम आईएस 28 इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, सेम वही इक्विटी अकाउंटिंग जो आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे अप्लाई करते थे, अब इक्विटी अकाउंटिंग क्या है इससे भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन थोड़ा सा ये बाइफरकेशन समझ लें कि जॉइंट वेंचर को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे काउंट करता है। समझेगा मेरी बात। अगर तो आप एक ग्रुप की पेरेंट कंपनी नहीं हो, तो फिर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नहीं बनाओगे, आप सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल बनाओगे। अगर आप किसी ग्रुप की पेरेंट कंपनी नहीं हो और आप सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो फिर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर के ऊपर हम इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। वेयर द जॉइंट वेंचरर यानी कि हम हैज नो सब्सिडरीज, यानी कि कोई सब्सिडरी नहीं है, कोई पेरेंट नहीं है, हम तो हम कंसोलिडेट नहीं बना रहे, सिर्फ सेपरेट बना रहे हैं, तो हमने इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करनी है। लेकिन ऐसा जॉइंट वेंचरर हमें ग्रुप के पेरेंट भी है, जैसे जॉइंट वेंचर हमें ग्रुप के पेरेंट भी है, और जब ग्रुप के पेरेंट भी है तो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी बनाएंगे, सेपरेट फाइनेंशियल भी बनाएंगे। अगर तो हम एक ग्रुप कंपनी की पेरेंट है और सेपरेट और कंसोलिडेटेड दोनों बना रहे हैं, तो फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर को इन कॉस्ट पे भी मेजर कर सकते हैं, आईएफआरएस 9 के तहत फेयर वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, या फिर इक्विटी अकाउंटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल्स के अलावा जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, इसमें हमने इक्विटी अकाउंटिंग ही फॉलो करना होगी। मैं रिपीट करता हूं, अगर तो जॉइंट वेंचरर यानी कि जो ऊपर है किसी ग्रुप की पेरेंट कंपनी नहीं है, तो फिर वो सिर्फ एक फाइनेंशियल बनाएगा, दैट इज सेपरेट स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स। तो इस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर के ऊपर हम इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। और अगर जॉइंट वेंचरर यानी कि इन्वेस्टर किसी ग्रुप कंपनी का पेरेंट भी है, तो वो दो फाइनेंशियल बना रहा होगा, सेपरेट अलग, कंसोलिडेटेड अलग। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में तो आप इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर पे इक्विटी अकाउंटिंग ही अप्लाई करोगे। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी मर्जी है, चाहो तो इसे कॉस्ट पे रखो, चाहो तो इसे फेयर वैल्यू एज पर आईएफआरएस 9 पे रखो, या फिर सेपरेट में भी इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि इक्विटी अकाउंटिंग क्या है। ऑल्दो ये बात आप लोग मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, हम आईएस 28 में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को इक्विटी अकाउंटिंग बहुत दफा काउंट कर चुके होंगे, लेकिन अपने तसल्ली के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि व्हाट इज मेंट बाय इक्विटी अकाउंटिंग थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। इक्विटी अकाउंटिंग के केस में चाहे आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करो, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर की, जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगी ना वो कॉस्ट पे होगी। फिर एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के प्रॉफिट एंड लॉसेस में जो भी हमारा शेयर बनता है, इस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ सिंगल लाइन आइटम दिखा रहे होंगे। और जितना भी हमारा शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर बना, उतने से हम अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को या तो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे। देखो, सबसे पहले आपने किसी जॉइंट वेंचर या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की, हमने D1 पे एंट्री बनाई, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट। फिर पूरे साल में जो भी इस एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट में जितना आपका हिस्सा है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टेड परसेंटेज, इतनी अमाउंट से हम अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को बढ़ा देंगे, और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पीएनएल में एक सिंगल लाइन आइटम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से अगर एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के पास कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, जिस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो हमारा हिस्सा है, दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टर परसेंटेज, इतनी अमाउंट से हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे और शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अपनी ओसीआई में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर
इस एसोसिएट से, इस जॉइंट वेंचर से हमें कोई डिविडेंड मिला, हमने कोई ड्राइंग की, तो हमारे पास कैश बेसिकली डेबिट हो रहा होगा, और हमारी इन्वेस्टमेंट चूंकि रियलाइज हो रही है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी, और इस मूवमेंट में डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट और जॉइंट वेंचर हमने लेस कर दिया। फिर यहाँ पर कुछ इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन होती है, लेकिन अगेन चूंकि लिमिटेड टाइम है, हमारे पास लिमिट ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैं इन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को नहीं समझा सकता। अल्लाह ने चाहा कभी फ्यूचर में आगे मौका मिला तो इसे किसी लेटर स्टेज पर डिस्कस करेंगे। और अगर एसोसिएट इन्वेस्टमेंट में या जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट में कोई इम्पेयरमेंट वगैरह आती है, तो इम्पेयरमेंट हमारे पास पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, और हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर क्रेडिट किया जाएगा। जॉइंट ऑपरेशन में मैं बैलेंस शीट पे सारे एसेट्स को, लायबिलिटीज को, सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करता था। लेकिन जॉइंट वेंचर के केस में हमारी बैलेंस शीट पे बस एक लाइन आइटम आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से। हमारे पीएनएल में बस एक दो लाइन आइटम ही आ रहे होंगे, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा होगा, या शेयर ऑफ लॉस आ रहा होगा, या इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा होगा। हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ एक लाइन आइटम आ रहा होगा, शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फ्रॉम एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, या शेयर ऑफ लॉस, ओसीआई लॉस फ्रॉम एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। तो यहाँ लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन, लाइन बाय लाइन अकाउंटिंग नहीं होगी। बैलेंस शीट पे एक लाइन आइटम, पीएनएल में एक या दो लाइन आइटम अगर इम्पेयरमेंट है, और ओसीआई में एक लाइन आइटम आ रहा होगा। दैट्स इट। सर इससे पर्टेनिंग कोई इलस्ट्रेशन अगर आप बता दें। यस बिल्कुल, इससे पर्टेनिंग भी हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, क्या देखिएगा। कहता है XYZ Group has 50% share in a joint venture acquired number of years ago. XYZ accounting policy is to measure investment in joint venture using the equity method both in its separate and consolidated financials. Details relating to the joint venture for the year ended 31st December 2007 are, हमारे पास एक ग्रुप है XYZ ग्रुप के नाम से, जिसके पास 50% शेयर्स हैं किसी जॉइंट वेंचर के, और ये हमने काफी सालों पहले एक्वायर की। हम अपने सेपरेट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस जॉइंट वेंचर के ऊपर इक्विटी मेथड अप्लाई करें। फिर हमें कुछ डिटेल्स दिए, ईयर एंड 31st दिसंबर 2007। कॉस्ट ऑफ 50% शेयर्स इज 11 मिलियन। रिजर्व एट 31st दिसंबर 2007 इज 44 मिलियन। जिस वक्त हमने इसे खरीदा था उस वक्त हमने 50% स्टेक के लिए 11 मिलियन की कॉस्ट इनकर की थी, और 31 दिसंबर 2007 पे इस जॉइंट वेंचर के जो टोटल रिजर्व, जो टोटल नेट इक्विटी है वो 44 मिलियन है। रिजर्व्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ जॉइंट वेंचर इज 18 मिलियन। जब हमने खरीदा था तब इसके रिजर्व 18 मिलियन के थे, और आज ईयर एंड पे इसके रिजर्व 44 मिलियन के। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st दिसंबर 2007 is 6 million. Other comprehensive income, that is gain on property revaluation for the year ended 2007 is 2 million. रिक्वायरमेंट में कहता है शो हाउ XYZ ग्रुप विल अकाउंट फॉर द जॉइंट वेंचर विद इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2007। अनिल, आपके सवाल का जवाब यस है। सर इसे देख लेंगे इसे कैसे कन्फर्ट किया जाएगा। लेकिन जिस वक्त आपने इसको एक्वायर किया ना, जिस वक्त आपने इसको एक्वायर किया, यानी कि इस जॉइंट वेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट की, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपने इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर डेबिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट कर दिया होगा 11 मिलियन से। फिर जब आपने खरीदा था तब इसके 18 मिलियन के रिजर्व थे, अब इसके रिजर्व ग्रो करते करते 44 मिलियन हो गए। यानी कि आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन से आपके ईयर एंड तक इसमें कितना इंक्रीज आया, इसमें इंक्रीज आया 44 माइनस 11, सॉरी 44 माइनस 18, 26। अब 26 का जो टोटल रिजर्व में इंक्रीज आया, आपका हिस्सा कितना है, सिर्फ 50%। इस 26 का 50%, दैट इज 13। ये आपके रिजर्व्स हैं जो कि इस जॉइंट वेंचर की वजह से ओवर द इयर्स एक्यूमुलेट हुए हैं। आपके रिजर्व्स हैं जो कि जी अदील, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कॉन्सेप्चुअली अलग अलग चीज है।
लेकिन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है कि दोनों के ऊपर इक्विटी अकाउंटिंग अप्लाई की जाती है। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 6 मिलियन, लेकिन आपका इस प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 50%। तो अगर मैं करंट ईयर 31 दिसंबर X7 की एंट्री बनाऊं, तो करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर डेबिट होगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पीएनएल में क्रेडिट होगा। टोटल प्रॉफिट कितना था? 6 मिलियन। हमारा हिस्सा कितना है? 50%। तो 6 मिलियन का 50% यानी कि 3 मिलियन। और इस जॉइंट वेंचर की कुछ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है 2 मिलियन, ये भी हमारे पास शेयर के तौर पर रिकॉर्ड होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर डेबिट और शेयर ऑफ ओसीआई, जो कि हमारी ओसीआई में रिकॉर्ड होगी, 2 मिलियन का 50% यानी कि 1 मिलियन। अब आपके पीएनएल में एक लाइन आइटम आ रहा होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर के नाम से। आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक लाइन आइटम आ रहा होगा शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से। और आपकी बैलेंस शीट पे एसेट्स में एक लाइन आइटम आ रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। किस अमाउंट पे? ओरिजिनली हमने 11 का रिकॉर्ड किया था और ग्रो करते करते हमारा 13 का शेयर बना है ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। ये एक साल का नहीं, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। तो 11 + 13 ये आ जाएगा 24। ये हमारे पास सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी पर्टेनिंग टू जॉइंट वेंचर। तो यहां तक हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। हमने जॉइंट अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट देखा, जॉइंट कंट्रोल की डेफिनेशन को हल्का फुल्का कवर किया, जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर के दरमियान बुनियादी फर्क को डिस्कस किया, जॉइंट ऑपरेशन को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा और जॉइंट वेंचर को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा, ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। तो दैट्स ऑल, इतना ही है आईएफआरएस 11 में। आईएफआरएस 11 चूंकि एक छोटा सा ब्रीफ स्टैंडर्ड है, तो ये काम कंप्लीट भी हो गया। और हमारे पास एक थोड़ा टाइम भी है कि मैं आप लोगों के कुछ क्यूरीज वगैरह भी ले सकूं। तो द फ्लोर इज ओपन फॉर यू, जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह है मैं उससे आंसर कर रहा हूँ। आप लोगों का इसके बाद भी कोई सेशन है या बस यहाँ एंड हो गया है? जैसे मैंने लास्ट आईफर 16 के सेशन में बता दिया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ किस तरह से शेयर किए हैं। तो आई होप कि किसी को नोट्स या प्रेजेंटेशंस वगैरह चाहिए हो तो उसमें कोई मसला नहीं हो रहा होगा। कंसोर्शियम डिपेंड करता है कि कंसोर्शियम के बैक पे अरेंजमेंट क्या है। अगर कोई सेपरेट कंपनी है तो फिर वो जॉइंट वेंचर होगा, लेकिन अगर कोई सेपरेट कंपनी नहीं है तो फिर जॉइंट ऑपरेशंस होगा। देखिए अदिल, सब्सिडरी एसोसिएट तो कोई सेपरेट लीगल कंपनी होगी जो कि कंपनी सेट के तहत बनी होगी, तो उनके ऊपर तो जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अप्लाई होंगे। जॉइंट वेंचर हो सकता है कि आपने कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की हो या आपने कोई पार्टनरशिप फॉर्म की हो, तो वो जॉइंट सर जॉइंट सॉरी यदि मैं दोबारा से जवाब दे रहा हूँ। जॉइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडरी कोई सेपरेट लीगल कंपनी होगी, कंपनी सेट के तहत बनी होगी, और कंपनी सेट के तहत बनी है तो उस पर एप्लीकेबल आईएफआरएस अप्लाई होंगे। लेकिन अगर जॉइंट ऑपरेशन है तो हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे हो सकता है पार्टनरशिप एक्ट की बेसिस पे हो। तो यहाँ पे एसएससीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने अकाउंट्स अपने हिसाब से कैश फ्लो के हिसाब से या आईएफआरएस को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। चलिए सर, आई होप कि आप लोगों के मजीद कोई सवाल नहीं है, तो मैं इस सेशन को यहीं तक वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आई होप कि आईएफआरएस 16 आईएफआरएस 11 में आपको अच्छे से डिलीवर कर सका हूँ। आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।